भी है उनके लिए निपटा कर साइड रख देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों हिंदी के पूरे सारे जो टॉपिक हैं उन सबको। अगर हम बात करें बच्चों जो हिंदी का आपका क्वेश्चन पेपर होगा भाई 2 खंड में होगा, खंड का और खंड खा। तो खंड का में आपका ये 50 नंबर का क्वेश्चन होगा बच्चों और खंड खा में भी 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका जो होगा बच्चों बहुविकल्पी के 5 प्रश्न होंगे गद्य साहित्य से और 5 ही प्रश्न आपके होंगे पद्य साहित्य काव्य साहित्य से। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, लाजवाब है। ठीक, चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक एग्जाम सर पर और वो करना है परफेक्ट रिवीजन। कौन है? परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो आपके विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदल मिश्र, लाला श्रीनिवास दास और लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों परीक्षा गुरु के लेखक तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। ये तो एक क्वेश्चन आपका हो गया, बट यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है बच्चों कि परीक्षा गुरु, ये जो पूछता है कि परीक्षा गुरु है क्या। कभी कभार इसको ऐसे ही पूछता है कि परीक्षा गुरु क्या है। तो परीक्षा गुरु ये प्रथम मौलिक उपन्यास कहा जाता है, तो हम इसको प्रथम उपन्यास, एक विकल्प में प्रथम उपन्यास रहेगा। इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि परीक्षा गुरु है, बोल देगा कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, रिपोर्टाज या संस्मरण, ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो याद रखना बच्चों ये प्रथम मौलिक उपन्यास होता है परीक्षा गुरु। ठीक, इसके लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों उनसे रिलेटेड हम हर टॉपिक को बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि इंदुमती है। देखिए आगे ना क्वेश्चन उस टाइप का कि इंदुमती है क्या। विकल्प आपके हैं कि प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती क्या है बच्चों? तो ये है प्रथम कहानी। ये प्रथम उपन्यास को हमने बता ही दिया। ठीक, तो ये प्रथम कहानी है। अब यहां से जो क्वेश्चन भाई अगला बनेगा वो ये बनेगा कि इंदुमती जो है भाई इसकी रचना किसने किया था, इसके लेखक कौन है। तो इंदुमती के लेखक कौन है बच्चों? तो ये है किशोरी लाल गोस्वामी जी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी। ठीक, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा आपका कि इंदुमती के लेखक कौन है। तो किशोरी लाल गोस्वामी, बाकी इंदुमती है क्या? तो ये प्रथम कहानी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। ये कह रहा है कि किस विधा की रचना है। तो एक क्वेश्चन आपका विधा पर भी आधारित पूछा जाएगा। ठीक, कि क्या भूलूं क्या याद करूं। अब देखिए यहां से भी आपके कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो कैसे बनेंगे। तो पहला तो क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। ऑप्शन है जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज या फिर आत्मकथा। ठीक है, तो ये कौन सी मतलब किस विधा की रचना है बच्चों? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है एक आत्मकथा। अब ये एक आत्मकथा है तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी की। किसके? हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो देखिए यहां से भी आपके दो क्वेश्चन बन गए। एक तो पूछेगा कि भाई या पूछेगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं इसके लेखक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जी। और क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अच्छे से देखते चलना, सब अपने माइंड में स्टोर कर लेना बच्चों, ये सब भूलने वाली चीजें नहीं है, एग्जाम में दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, इसलिए ये गलती मत करना। कह रहा है कि चिंतामणि निबंध संग्रह, निबंध के संग्रह के लेखक, ये चिंतामणि जो निबंध संग्रह है इसके लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो चिंतामणि भाई ये क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये रचना है चिंतामणि। अब यहां से ये क्वेश्चन ये तो बन गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई चिंतामणि है क्या, किस विधा की रचना है। तो देखिए ये दे दिया है, तो ये क्या है बच्चों? निबंध है। तो इस टाइप से भी घुमा फिराकर पूछता है, तो हमें नहीं घबराना, हम एकदम तैयारी करके जाएंगे ना, इसलिए ये चीज टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अष्टयाम कृति के लेखक कौन है। तो अष्टयाम कृति के लेखक कौन है बच्चों? आपके विकल्प हैं गोकुलनाथ या फिर वल्लभाचार्य या फिर नाभादास या फिर तुलसीदास जी। तो ये जो अष्टयाम है ये किसकी रचना है बच्चों? तो अष्टयाम कृति के लेखक कौन है? तो नाभादास जी हैं। ठीक है, नाभादास की ये रचना है अष्टयाम। तो इस तरीके से आपके गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इस तरह से 5 नंबर का आपका ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है, ये खंड खा कहां से आ गया भैया, अभी से खंड खा थोड़ी ना आएगा। ठीक, ये खंड खा नहीं है बल्कि ये दूसरा क्वेश्चन बच्चों, खंड खा तो आपके आएगा सेकंड में। ठीक, खंड खा नहीं बल्कि दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरे का काम है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। एक क्वेश्चन ज्ञानपीठ पुरस्कार पर भी आपको दिखाई पड़ेगा बच्चों, और हमने बहुत सारे इस पर कम्युनिटी पर पोस्ट भी किए हैं। जो भी जिन भी लेखक या कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट भी किए हैं। उनमें बहुत सारे क्वेश्चन को आपने गलत भी किया है, बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया है। ठीक, तो सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है लोकायतन या फिर चिदंबरा बूढ़ा चांद। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भाई इनको किस रचना के लिए मिला था, तो ये मिला था चिदंबरा के लिए। चिदंबरा के लिए बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक, अब बात करें तो कला और बूढ़ा चांद, इस पर भी इन्हें कुछ मिला था, इस पर भी इनको कुछ मिला था। तो इस पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था बच्चों? साहित्य अकादमी। तो इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इस पर क्या मिला था? तो इस पर मिला था भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रखना बच्चों, ये काफी मजेदार क्वेश्चन है। तो चिदंबरा पर तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जबकि कला और बूढ़ा चांद इस कृति पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। यानी जो ये ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, या फिर कह रहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा या फिर राम भक्ति शाखा। तो ये जो अष्टछाप के कवि हैं, इन्होंने बच्चों प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में ज्यादा वर्णन किया है। तो ये कृष्ण मतलब कृष्ण भक्ति शाखा
के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका संबंध अष्टछाप का संबंध किससे है? तो कृष्ण भक्ति शाखा से है। ठीक, तो देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है। ठीक, स्क्रीनशॉट करते चलना क्योंकि ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जरूर दिखाई पड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद की विशेषता है, कि छायावाद की क्या विशेषता है? विकल्प है उपदेशात्मक वृत्ति है इसमें, या फिर निर्देशात्मक वृत्ति है, या फिर सौंदर्य और प्रेम है, या फिर श्रृंगार वर्णन। तो जो छायावाद है बच्चों, छायावाद में अगर हम बात करें तो छायावाद में ये प्रायः सौंदर्य और प्रेम का ही जिक्र किया गया है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरिऔध जी की कृति नहीं है, यानी कौन सी रचना इसमें कह रहा है कि हरिऔध जी की नहीं है? तो आपको बताना है। ठीक, आपको बताना है। ऑप्शन है चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, चित्राधार या फिर वैदेही वनवास। देखिए बच्चों, ये रचना भी हरिऔध जी की है। ठीक, और उसके बाद प्रिय प्रवास तो इनकी रचना है ही, वैदेही वनवास भी है, चित्राधार नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? चित्राधार नहीं है। तो चित्राधार नहीं है। अब चित्राधार किसकी रचना है? तो भाई चित्राधार के बारे में बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी की। क्लियर? तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, तो ये आपके हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए वहां पर आपको गलती नहीं करना है, ऐसे आएगा कि नहीं है। इसमें जैसे हमने दिया था ना कमेटी पर, और आपने गलती भी किया था। 80% बच्चों ने, यूं समझिए अगर 80,000 बच्चों ने पोस्ट किया है तो 80% बच्चों ने गलत जवाब दिया। यहां पर देखते ही नहीं है, उनको लगेगा कि हरिऔध जी की कृति है पूछ रहा है, और कहेंगे भाई मान लेते हैं कि इसके बारे में नहीं सुना, नहीं पता रहेगा, प्रिय प्रवास दिमाग में आया तो सही है, लेकिन यहां पर ये नहीं देखेंगे कि पूछ क्या रहा है, नहीं पूछा है कि है पूछा है, नहीं है कह रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको कोई भी अगर इस टाइप का होता है तो पहले आप ध्यान से पढ़िए, आगे यहां पर देख करके टूट मत पड़ना बच्चों, ये गलती मत करना, नहीं तो फ्री के आपके 1 नंबर तो वैसे चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको फिर बाद में वही रोना होगा, यार क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन गलत करके चले जाए। ठीक, तो ये आपके साथ ना हो, इस बात का ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी किस काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है? आपके विकल्प है आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल। तो बच्चों भक्ति काल को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है स्वर्ण युग या स्वर्ण काल। ठीक, भक्ति काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये आपके रहेंगे बच्चों, मतलब 5 बहुविकल्पीय प्रश्न गद्य साहित्य से और 5 काव्य साहित्य से, तो 10 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो होगा कि गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, और ये टॉपिक पूछा जाएगा आपका 10 नंबर में। ठीक है, पूरे 10 नंबरों में पूछा जाएगा, यानी इसमें रिलेटेड आपके ये 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 2-2 नंबर इसमें मिलेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान होता है। अब हालांकि आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा बच्चों कि बोर्ड एग्जाम में यानी क्वेश्चन पेपर में ये अथवा करके भी एक दिया रहेगा, एक नहीं तो दूसरा तो कर ही लेंगे ना। हमेशा से बोलते हैं कि भाई तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बड़ी लंबी है जमीन मिलेंगे लाख हसीन इस जमाने में सनम, तू अकेली तो नहीं। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि बस पहला है तो पहला ही नहीं आता, दूसरा दिया रहेगा तो हमें हम दूसरे को निपटाएंगे। तो वही काम आपको भी करना है ना जिंदगी में। आप किसी के पीछे मत भागना, है ना भाई, जिसके पीछे भागेंगे वो आपकी वैल्यू करेगा नहीं, 1% भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, इसलिए भागना नहीं है। भाई तू नहीं कोई और सही, बस इतना कॉन्सेप्ट अपना रखना बस। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि बच्चों आपको इसको ढंग से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। देखिए दिया है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, और पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। आगे बोल रहा है कि पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो बहुत ही प्यारा सा ये एक आपका गद्यांश दिया गया है। हमने बच्चों अभी कल ही जो वीडियो लेटेस्ट वीडियो डाली है उसमें देखिए बताया था कि आपको गद्य में एक राष्ट्र का स्वरूप हो गया, दूसरा अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, बस 3 देख लीजिए। और 3 देखना किस लिए है? इसलिए कि ताकि जो पहला क्वेश्चन होता है लेखक और उसके बाद पाठ का नाम वो चीज लिख सको, नहीं तो वो छूटेगा तो 2 नंबर आएगा, बाकी 8 नंबर तो 100 में भाई 100 कहते हैं ना, जैसे 100 में 100 होता है तो वही वाला सीन रहेगा। यानी एक बहुत करता है नहीं आएगा भाई लेखक और कभी मतलब ये चैप्टर का नाम, बाकी तो आपको 8 नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन हम 8 नंबर क्यों लाए? हमें चाहिए पूरे 10 नंबर ना। इसलिए बच्चों चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए, एक बार 2 बार पढ़ लोगे बस, पता होना चाहिए, एक बार 2 बार पढ़ लोगे बस। देखिए ये किस चैप्टर है? तो भाई इसमें राष्ट्र, जगह जगह पर राष्ट्र की बात कर रहा है। ठीक, यहां पर राष्ट्र है, ये राष्ट्र है, तो यहां पर राष्ट्र राष्ट्र देख सकते हैं तो आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब ये चैप्टर कौन सा है? तो ये चैप्टर है बच्चों राष्ट्र का स्वरूप, पहला ही चैप्टर। और पहला चैप्टर बहुत ही ज्यादा, यानी 99% बच्चों अगर हम देखें तो आपको ज्यादातर जो गद्यांश मिलते हैं उसी चैप्टर के मिलते हैं। तो ये उस चैप्टर से है। तो पहला क्वेश्चन है कि पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। देखिए जब यहां पर संदर्भ करके आएगा बच्चों, कहेगा संदर्भ लिखिए, तब लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के इस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक ये। लेकिन अगर आएगा कि पाठ का शीर्षक और उसके बाद लेखक का नाम, जब इतना कहेगा तो कुछ नहीं करना है, तो आप केवल फिर इतना करोगे भाई, ऐसे करोगे केवल और केवल कि पाठ का शीर्षक, तब तो आप केवल पाठ का शीर्षक लिखोगे और शीर्षक के अलावा इसके भाई लेखक कौन है तो थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं। यहां पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक बोले तो चैप्टर का नाम, ठीक, और उसके बाद इसके लेखक, इसके लेखक लिखना है। तो भाई पाठ का शीर्षक क्या है? कौन सा चैप्टर है बच्चों? तो चैप्टर हमने बताया ना राष्ट्र का स्वरूप, कौन सा है? तो ये है राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से। ठीक, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। और लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो अग्रवाल जी क्या हैं? इसके लेखक हैं। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं। तो भाई 2 नंबर मिल गया आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्र की कल्पना कब संभव है? ठीक है, कब संभव है राष्ट्र की कल्पना? ठीक, अरे भाई संभव नहीं, यहां पे असंभव होना चाहिए, असंभव होगा बच्चों, ये मिसप्रिंट हो गया है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, संभव नहीं असंभव होगा। देखिए दिया गया है ना, तो ये यहां पर असंभव होगा कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो देखिएगा ये चीज बोला है बच्चों कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो इसका उत्तर मिल गया बच्चों, लिखेंगे कि पृथ्वी हो, ठीक, पृथ्वी हो और कह रहा कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो,
मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक, असंभव है। तो समझ में आ गया कि भाई पृथ्वी हो लेकिन अगर मनुष्य ही ना हो, भाई जाहिर सी बात है, इस अगर हम बात करें कि भूतल पर रहने वाला कोई मनुष्य ही ना हो तो समाज कैसे बन सकता है, एक देश कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता ना। तो भाई वही चीज हो रहा है कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी और जल दोनों मिलकर क्या करते हैं। गौर से देखिएगा बच्चों, ये बोल रहा है कि भाई पृथ्वी, यहां से देखिएगा कि पृथ्वी और जल दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो ये पृथ्वी और जल दोनों मिलकर के राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं, यानी राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। तो यही तो कि जन के कारण ही सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जिस प्रकार कोई मां अपने बच्चे को लाड प्यार करती है, दुलारती है, उसका पालन पोषण करती है, उसी तरह पृथ्वी भर भी हमारी मां की ही तरह होती है। यानी पृथ्वी भी हमारे मां के समान है। हमें क्या करती है, हम इसकी गोद में खेलते हैं, मिट्टी में हम खेलते रहते हैं, तो हम इसकी धूल में नहीं खेलते हैं, इसी के गोद में पले बढ़े हैं, तो और इसी में की गोद में हम क्या सांस ले रहे हैं। तो कहने का अर्थ यहां पर वही चीज है ना बच्चों कि पृथ्वी क्या है, सच्चे मायनों में भाई ये पृथ्वी मां के समान होगा आपके गद्य से, सॉरी पद्य से, ठीक है ना। ये एक पद्यांश दिया रहेगा, ये पद्य से रहेगा। अब ये भी आपका अगर हम बात करें तो ये भी 10 नंबर का होगा, क्योंकि इसमें भी आपका एक पद्यांश दिया रहेगा, उससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन, और ये भी सारे के सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं क्या है बच्चों और कैसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों क्या चीज बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। ये किस चैप्टर से है, अगर आप गौर करेंगे तो ये है कैकेयी का अंताप। कैकेयी का अंताप, जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए रवाना हो जाते हैं, भरत आते हैं, भाई वो आग बबूला हो जाते हैं इतना ज्यादा कि आपने कि बड़े भैया को जो हमारे खुद एक देवता की तरह है उनको आपने वनवास भेज दिया है, मैं इस गद्दी को ठोकर मारता हूं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं भी प्रभु श्री राम की तरह मैं भी जंगल में जाऊंगा, मैं भी वनवास में जाऊंगा, वो कष्ट वो दर्द वो पीड़ा जो उन्होंने सहा है वो मैं खुद सहूंगा। तो मतलब इतना ज्यादा अपनी मां से बहुत नफरत करने लगते हैं। कैकेयी उनको समझाती है कि भाई हमने तो आपके लिए मतलब तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है कि तुमको राजपाट मिल जाए, सब कुछ राजा की तरह रहो, तुम राजा की जिंदगी मिल जाएगी, ठीक, क्योंकि सिंहासन तो तुम्हारा हो गया। लेकिन वो ठुकरा देते हैं। तो भाई क्या पूरी सभा चल देती है जंगल में, वहां पर एक सभा का आयोजन होता है, मतलब वहां पर जैसे होती है ना मीटिंग जिसको बोलते हैं, तो सब लोग बैठे होते हैं, तो वहां का दृश्य है, तो वहां की ये बात है। और सब कुछ धीरे धीरे जो एक आग जैसे कहते हैं ना कि एक ज्वालामुखी की तरह जो कैकेयी थी वो भी अब धीरे धीरे शांत हो जाती है वहां पर जब जाती है अपने बेटे की पीड़ा को देखकर। तो वही का ये है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। ये कहते हैं कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ यानी जब कोई व्यक्ति सौगंध खाता है या कोई शपथ लेता है तो उससे उस व्यक्ति की दुर्बलता यानी कमजोरी का पता चलता है, ठीक। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन मुझ अबला के लिए अब इससे अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। यानी सामने वाला जब कोई कसम खा लेता है बच्चों तो उससे उसकी कमजोरी बोलते हैं कि भाई मैं कसम खा रहा हूं, मैंने ये नहीं, तो वो सबसे ज्यादा कमजोर उसी समय लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, कमजोर है, एकदम इसका मनोबल टूट गया है, ये सच बोल रहा है। तो वही चीज ये कह रहा है कि भाई दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि शपथ ले ग्रहण करने से या शपथ या सौगंध या कसम खाने से किसी व्यक्ति की दुर्बलता का पता चलता है, लेकिन मुझ अबला के पास अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा है, यानी मैं केवल कसम खा सकती हूं। आगे कह रहा है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, कि यदि मैं भरत से उकसाई गई हूं, ये कह रहा है, कहती हैं कि अगर तुमको लगता है कि मुझे भरत ने उकसाया है तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो यहां पे खोऊं है, खोजे नहीं है, खोऊं, ठीक, पति समान स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो ये प्रभु श्री राम से कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मुझे भरत ने उकसाया है तो जिस तरह से मैंने अपने पति को खोया है उसी तरह से अपने पुत्र को भी मैं आज खो दूं। तो ये आपका एक पद्यांश है। अब इससे रिलेटेड बच्चों आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाई पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पहला तो भाई हमने बताया ना सब में यही होगा, पहला तो सब में यही होगा, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे बच्चों पाठ का नाम। अब उसके बाद दूसरा है कि कवि का नाम, पाठ का नाम और कवि का नाम। तो भाई ये कौन सा पाठ है, किस पाठ से लिया गया है, तो कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप। अनुताप का मतलब क्या होता है, पश्चाताप। तो कैकेयी का अनुताप होता है किस चैप्टर, मतलब इसके कवि कौन है बच्चों, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं, है ना। कौन है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक। तो मैथिली शरण गुप्त है, क्योंकि मैथिली लिखा होता है, मैथिली लिखा होता है ऐसे भी, ठीक है, ये हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। दूसरा है कि अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कैकेयी के पास एकमात्र उपाय क्या था। तो भाई इनके पास एकमात्र उपाय क्या था बच्चों, वो केवल शपथ था। तो इनके पास एकमात्र उपाय क्या था, तो हम लिखेंगे क्या चीज लिखेंगे, तो इनके पास एकमात्र उपाय था शपथ, ठीक, यानी सौगंध। अगला क्वेश्चन है कि अबला और शपथ का अर्थ लिखिए। अबला और शपथ का अर्थ लिखना है कि भाई अबला के मतलब क्या होता है, और दूसरा है कि शपथ का मतलब क्या होता है। तो अबला का मतलब क्या है, अबला के का अर्थ होगा बच्चों, देखिए अबला का मतलब होता है एकदम असहाय, दुर्बल, निर्बल जिसको बोलते हैं, ठीक, असहाय हम लिखेंगे, असहाय, ठीक। और उसके बाद ये जो है शपथ का मतलब होता है सौगंध या कसम, ठीक है ना, कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, वही वाला, ठीक। अगला है क्वेश्चन की रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये जो है अब इसकी व्याख्या करना है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। तो यहां पर वही चीज है, लिखेंगे बच्चों व्याख्या में कि प्रस्तुत लाइन में या पद्यांश में या लिखेंगे कि कवि का कहना है या कवि कहता है कि यहां पर लिखेंगे कि किसी व्यक्ति की कमजोरी का पता उसके शपथ से लगता है। यानी जब कोई व्यक्ति शपथ ग्रहण करता है, यानी शपथ लेता है या सौगंध खाता है, तो उससे उसकी कमजोरी का पता चलता है। लेकिन मुझ अबला के लिए अब इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, ठीक है। हम फिर से बोल दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से सुन लीजिएगा बच्चों। यहां पर लिखेंगे कि कवि कहता है कि कैकेयी कहती हैं
कि जब कोई कसम खाता है तो उससे उसकी कमजोरी, तो उसे क्या है, उस कसम से उसकी कमजोरी का पता चलता है, लेकिन अब मुझ अबला के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा है। ठीक, ये चीज। अब उसके बाद है कि उकसाए गए या उकसाए जाने के बात पर कैकेयी ने क्या कहा। जब यहां पर उकसाने की बात होती है कि अगर आपको लगता है कि मुझे भरत ने उकसाया है, तो वो कह रहा है कि उकसाए जाने के बाद पर कैकेयी ने क्या कहा। तो यहां पर क्या कहती हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूं। तो क्या कहती हैं कि अगर लगता है कि भाई मुझे भरत ने उकसाया है तो जिस तरह से मैंने पति को खोया है उसी तरह पुत्र को भी खो दूं। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों कि लिखेंगे कि उकसाए जाने के बात पर कैकेयी कहती हैं कि जिस तरह मैंने अपने पति को खोया है उसी तरह पुत्र को भी खो दूं। भाई उकसाए जाने पर यही तो बोलते हैं ना कि अगर लगता है तुमको कि मुझे भरत ने उकसाया है तो जिस तरह से मैंने अपने पति को खोया है मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका होगा पद्यांश। पद्यांश में भी एक अथवा करके होगा, बोनस मिलेगा, डोंट वरी। हिंदी में कोई टॉपिक छूटेंगे नहीं। हिंदी बस अगर आप थोड़ा मजे में पढ़ो, एंजॉय करते हुए पढ़ो, तो यूं समझिए आपका 90 प्लस तो फोड़ सकते हो। हमारा खुद बच्चों 93 नंबर आए हैं हिंदी में। भाई अपने समय में हम भी टॉपर रह चुके हैं। एक वो बात अलग है कि कुछ एक दो पेपर में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, नहीं तो अपना भी सपना था कि 90 प्लस फोड़ना। बाकी हमारे भी परसेंटेज एकदम दिल से बता रहे हैं कि 86% हमारा बना था एक इंटर में। तो आपका भाई अब आप वो समय अलग है, अब हमारा कहां था, हम भी उस समय एक स्टूडेंट लाइफ में थे, बट आज चीजें विपरीत हैं। तो आज ये सपना हम लेकर के चले हैं कि भाई हम जो चीज नहीं कर पाए हैं, हम भले ही 90 नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप सबको 90 प्लस अब की बार दिलाकर रहेंगे। इसलिए बच्चों हौसला होना चाहिए, सब कुछ फोड़ सकते हो। ठीक है, ये सब टॉपिक क्या है, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। हिंदी में सब के ठोस नंबर होते हैं, किसी में 5 मिलेंगे, किसी में 10 मिलेंगे, ऐसे ऐसे करके आपको नंबर मिलते हैं। ठीक, इसलिए आपको अच्छे से सारे टॉपिक को बढ़िया तरीके से निपटाना होगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफी ये मजेदार एक पद्यांश है। हो गया, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में, तो 5 में अगर हम बात करें तो 5वां क्वेश्चन होगा आपका एक लेखक का साहित्यिक परिचय, और ये टॉपिक भी आपका 5 नंबर का होगा और दूसरा टॉपिक भी आपका 5 नंबर का होगा। हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए और उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बस इन्हीं को देखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। ठीक, और इसमें एक चीज बच्चों जो शब्द सीमा याद रखना है, शब्द सीमा हमेशा ये चीज हम बोलते हैं कि अधिकतम शब्द सीमा यानी 80 शब्दों में ही इनका निपटारा करना होगा। तो ये आपका इतना होता है। और उसके बाद खा में हम बात करें किसी एक कवि का कहेगा साहित्यिक परिचय, इसमें भी कोई एक करना होगा और इस वाले में भी। तो इसमें हमने बताया था मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद जी, और उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर। तो ये आपको तैयार करने होंगे 3। और वैसे भी बच्चों हमने बताया है, अगर आप बात करें तो ये 3 के तीनों और इधर भी 3 के तीनों, इनको अगर आप देखेंगे 12th हिंदी, अगर आप 12th हिंदी 2024 एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को चेक कर लेना बच्चों, बस इस वाले प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। उसमें आपको ये 6 के यानी जो 3 लेखक हैं और 3 कवि हैं, इन सबके बहुत ही अच्छे तरीके से साहित्यिक परिचय मिल जाएंगे। आप 12th हिंदी 2024 वाली प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उनमें सबके आपके साहित्यिक परिचय हमने करवाए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो अगला जो छठवां जो होगा ये होगा आपका कहानी, और इसमें भी ध्यान देना अधिकतम शब्द सीमा 80 होगा आपका बच्चों। साहित्यिक परिचय, उसके बाद कहानी, खंड काव्य, ये 3 टॉपिक आपके अधिकतम शब्द सीमा 80 होंगे। 80 शब्दों में लिखना होगा, क्योंकि बोर्ड खुद जानता है कि इतना ज्यादा ये लिखने वाले हैं। अगर आप इस बात को माइंड में नहीं रखोगे कि 80 शब्द में निपटाना है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आप कितना भी स्पीड क्यों ना लिख लो बच्चों, लेकिन अगर आप अपनी मनमानी करोगे, 200 250 शब्द 300 शब्द के सोचोगे यार मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो लिखूंगा, हर किसी को आता है, लेकिन वे चीजें केवल उतना ही लिखो जितना कहा जाए। बोर्ड एग्जाम में यही तो होता है, वो आपके घर के नहीं होते हैं कि हाँ चलिए भाई हमारे घर के हैं हम दया से नंबर दे दें। जितना कहा जाएगा उतना लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। कभी कभार तो अथवा वाले में भी अगर बच्चे गलती करके जैसे 2 दिया है अथवा कर इसको भी कर दिया अथवा भी कर दिए, तो पता चले पूरा का पूरा नंबर ही कट जाता है। ये गलती कभी मत करना कि आप सोचोगे अरे यार चलो अथवा में कर दिया, एक तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा उसको भी काट कर खिचड़ी कर देगा। तो हर एक चीज को माइंड में रखना है, जितना कहा जाए केवल उतने का जवाब देना है, ज्यादा होशियारी नहीं करना है ना। ज्यादा होशियारी करोगे खुद डूबोगे, ये बात याद रखना। तो जो 6वां क्वेश्चन होगा बच्चों ये कहानी होगा, जैसे पंचलाइट अथवा लाठी देगा या पंचलाइट अथवा बहादुर देगा या पंचलाइट या ध्रुव यात्रा, कुछ भी कहानी का सारांश देगा। और अथवा में बच्चों, अथवा में कोई एक कहानी का उद्देश्य होगा, और कहानी में उद्देश्य में तो जैसे बहादुर और पंचलाइट आज तक मतलब आज तक केवल यही पूछे गए हैं, क्योंकि इन्हीं में 2 तरीके से मतलब 2 बढ़िया क्या है कहानी का उद्देश्य लिखा जा सकता है, और जो कहानियां हैं उनमें उद्देश्य सही से नहीं होता है। तो ये होता है, ठीक है, उद्देश्य चाहे आप लिखें चाहे कहानी का सारांश, ये 5 नंबर का ये भी टॉपिक होता है। तो चलिए यहां पर हमने लिख लिया है बहादुर कहानी का उद्देश्य। वैसे उद्देश्य वाला तो अभी कल ही करवाए हैं, ठीक है उद्देश्य, लेकिन फिर भी देख लेते हैं जिन्होंने नहीं देखा है कि उद्देश्य कैसे लिखना। उद्देश्य हम इसलिए लिखा रहे हैं बच्चों कि ताकि आपके नंबर मतलब अच्छे आ जाएं और साथ ही साथ समय की बचत हो, क्योंकि सारांश बहुत लंबा खींचेगा। और उद्देश्य में देखिए होता क्या है, उद्देश्य में लेखक वही चीज यानी जैसे कोई भी कहानी लिखा है तो उस कहानी में कहानीकार उद्देश्य में वही चीज बनाने का प्रयास करता है जो समाज में आज चल रही हैं। ठीक, यानी समाज में जो चीजें चल रही होती हैं, जो चीजें होती हैं, उन्हीं पर वो फोकस करता है कि आज का समाज कैसा है, और कहानी उसी मतलब कहानी के माध्यम से ही कहानीकार एक संदेश देता है। तो जैसे बहादुर कहानी का संदेश लिखा है,
बहादुर कहानी में क्या होता है आपको पता है कि एक लड़का घर से भाग कर जाता है, किसी के घर नौकरी करता है, वहां पर चोरी का इल्जाम लगाकर मारपीट कर उसको भगा दिया जाता है। फिर बाद में उनको पछतावा होता है, यार हमें तो मौज मस्ती की आदत पड़ गई थी काम न करने की, अब हमारी जिंदगी कैसे कटेगी, ये सब होता है। अब कहानी में संदेश क्या दे रहा है कहानीकार, लिखेंगे बच्चों की बहादुर कहानी, ये प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक और चरित्र प्रधान कहानी है। और यह कहानी आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता को प्रकट करती है। यानी आज के समाज में जो दिखावा लोग करते हैं उन्हीं के बारे में ये बताया गया है। अर्थात यह कहानी निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्रण करती है। कहानीकार ने बताया है कि आधुनिक समाज झूठी शान शौकत में विश्वास करता है, वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। और आगे लिखेंगे कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति यानी जो प्रेम होता है उसको जताते हुए उनकी स्थिति का बड़ा ही सुंदर या सजीव चित्रण किया है। उन्होंने कहानी में भेदभाव मिटाने को प्रोत्साहन दिया है और कहानीकार इस कहानी के द्वारा यह संदेश देना चाहता है कि सहानुभूति अर्थात प्रेम के द्वारा एक भेदभाव रूपी खाई को पाटा जा सकता है। पाटने का मतलब है उसको भरा जा सकता है, जो खाई है गड्ढा है उसको काटा जा सकता है, इसको पाटा जा सकता है। तो ये होता है कहानी का उद्देश्य। इस तरीके से कहानी का उद्देश्य अपने को लिखना है और यकीनन बच्चों आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, एक नंबर कोई काट नहीं सकता है। तो ये छोटा भी रहेगा और जल्दी से निपटारा भी आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जरूरी है। हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा। छठा ये हो गया, तो सातवां क्या होगा, तो सातवां होगा खंड काव्य। सातवां होगा बच्चों खंड काव्य। इसमें भी ध्यान देना अधिकतम जो शब्द सीमा होगी बच्चों वो 80 शब्द, इसको भी 80 शब्द में लिखना है और ये टॉपिक भी पूरे 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब इसमें कौन कौन से है, तो इसमें ये होगा, इसमें भी अथवा करने तो 2 क्वेश्चन इसमें भी होंगे और दोनों में कोई एक करना होगा। कोई खंड काव्य के आधार पर कथा वस्तु लिखना होगा अथवा प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। ठीक, जैसे अगर आलोक वृत्त है तो उसमें आ गया बोल देगा कि भाई प्रथम सर्ग का मतलब पूरा कथा वस्तु लिखिए, अथवा में आ जाएगा कि महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लिखिए, या फिर इसमें आ गया जैसे श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण हो गया। तो ऐसे करके ये आएगा। ठीक, तो कौन कौन से ये हैं भाई खंड काव्य में, कहीं पर रश्मि रथी चलता है तो कहीं पर मुक्ति यज्ञ चलता है, तो कहीं पर सत्य की जीत, तो कहीं पर त्यागपति, कहीं पर आलोक वृत्त, तो कहीं पर श्रवण कुमार। तो ये टॉपिक दिए रहते हैं। बहुत सारे बच्चे एकदम जो नए होते हैं ना कि भाई जो किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या फिर घर की स्थिति की वजह से एडमिशन कराकर भी बाहर कमाने चले जाते हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत होती है कि ये कहां से आ गया, इनको अब इतना बड़ा कौन करेगा। नहीं, उसमें एक ही करना होता है। आपको पता होगा कि आपके यहाँ क्या चलता है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड होते हैं कि भाई कहीं पर तो रश्मि रथी है, कहीं पर मुक्ति यज्ञ है, कहीं पर सत्य की जीत, कहीं पर त्यागपति, कहीं आलोक वृत्त, कहीं श्रवण कुमार। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी चल रहा है उससे संबंधित खंड काव्य को भी हल करना है, बाकी नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट खंड का। अब होता है खंड खा की शुरुआत। और खंड खा में आपके बच्चों जो खंड खा के अंतर्गत हम बात करें तो खंड खा में आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो व्याकरण वाले होते हैं। एक बाकी 2 ये क्वेश्चन संस्कृत का होता है, एक तो आपका गद्य और एक दूसरा पद्य की तरह। तो पहला क्वेश्चन आपका होगा खंड खा से, वैसे देखें तो 8वां क्वेश्चन होगा। 8वें का संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो एक आपका ये दिया रहेगा गद्यांश, हालांकि अथवा में करके इसमें भी 2 देगा। ठीक है, एक ही नहीं होगा, इसलिए इसमें भी टेंशन नहीं लेना रसगुल्लों, 2 दिया रहेगा। एक है नहीं आया, छोड़ते हैं, आगे चलते हैं ना, दूसरा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके भी यहाँ पर भी 2 देगा अथवा करके एक। और इसमें करना क्या होगा, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के इस चैप्टर से अवतरित है या लिया गया है। बस ऐसे लिख देंगे बस, और फिर हेडिंग बनाएंगे अनुवाद और पूरा का पूरा छाप देंगे। जैसे एक दिया गया कि महामना विद्वान वक्ताम धार्मिको नेता, ये उसके बाद पटु पत्रकार आशिता। देखिए ये क्या है कि भाई महामना मालवीय से है। ठीक, वैसे जितने इंपोर्टेंट है हमने करवाए भी हैं और बाकी आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा बच्चों, तो आपको उसको अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार देख के भी मिला सकते हैं, ये फिक्स होते हैं। और ये टॉपिक बच्चों पूरे 7 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, जैसे आ गया कि महामना, इसमें हमने बताया था कि 2-3 चैप्टर्स हैं बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। एक संस्कृत भाषाया महत्वम, दूसरा महामना मालवीय, तीसरा जातक कथा। बस 3 अच्छे से एक बार अच्छे तरीके से पूरा अर्थ निकाल लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर जैसे दिया है कि महामना मालवीय एक क्या थे, एक कह रहा है कि विद्वान धार्मिक नेता के साथ साथ एक कुशल पत्रकार भी थे। फिर कह रहा है कि परमश सर्वोच्च गुण जन सेवा आशित, लेकिन इनका जो सर्वोच्च गुण था वो लोगों की सेवा करना था। ये तो पुत्रापि आयान जयान, कह रहा है कि ये जहां कहीं भी ठीक जाते, मतलब जहां कहीं भी लोगों को दुखी देखते थे, ठीक दुखी और मतलब पीड़ित, जहां पर कहीं पर भी जाते थे लोग, इनको कोई भी असहाय व्यक्ति दिखाई पड़े, कोई दुख में होता था, कोई पीड़ा में है, तो कहीं पर भी मतलब अगर ये लोगों को जब देखते थे तो वहां पर ये पहुंच करके शीघ्र मतलब वहां पर शीघ्र ही उपस्थित होकर के यानी पहुंच करके हर तरीके से मतलब जितना संभव हो सकता है उस तरीके से ये लोगों की क्या सहायता किया करते थे। ठीक है, तो अर्थात सेवा अश्य स्वभाव एवासित, लोगों की सेवा करना ही इनका क्या था, स्वभाव था, यानी परम स्वभाव इनका था। तो इस तरीके से आपका एक दिया रहेगा और आसान होता है, बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं होता है। और जैसे यहां पर खा वाले में देख लें तो खा वाले में होगा ये आपका श्लोक होगा। और श्लोक के लिए तो हमने बोला बच्चों आपको भटकना है नहीं, केवल एक चैप्टर सुभाषित रत्नानी, ये भी 2 देंगे और ये भी बच्चों पूरे 7 नंबर का पूछा जाए। तो 7 नंबर बहुत ज्यादा। तो इसमें भी पहले संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। ठीक, इतना लिखेंगे। फिर हेडिंग अगली बनाएंगे अनुवाद। अनुवाद में जैसे ये आपके 2 श्लोक दिया रहेगा और दोनों उसी चैप्टर होते हैं। कभी कभार होता है एक आध मतलब श्लोक अदर चैप्टर में होते हैं उनका उठा देता है, नहीं तो 99% केसेस में एक ही चैप्टर से होता है सुभाषित रत्नानी, और उसको अच्छे से करवा दिया है सुभाषित रत्नानी। मोनू सर्च करेंगे, बढ़िया तरीके से देख लेना, क्योंकि ये 100 में 100% श्योर होते हैं कि आने हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं होता है। तो ये एकदम फिक्स वाले नंबर हैं। ठीक, जैसे दिया गया कि मतलब सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। देखिए कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, कि सुख चाहने वाले को विद्या कहां, और विद्यार्थिना कह रहा है कि कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थियों को सुख कहां। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिल सकता। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। हम हमेशा से एक बात बोलते हैं कि भाई या तो 4 दिन रो लो, पूरी जिंदगी हंसो, पूरी जिंदगी ऐश करो, या तो 4 दिन मौज मस्ती कर लो लेकिन पूरी जिंदगी रो। अब भविष्य आपके हाथ में है कि आप कौन सा रास्ता
चुनते हो। ठीक, 4 दिन रोकर पूरी जिंदगी हंसना है या फिर 4 दिन हंस करके पूरी जिंदगी रोना है। तो वही चीज इसमें ये बोल रहा है, ये लाइन सिर्फ आपके लिए ही है कि भाई सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं। आप सोचते हो कि एकदम एकदम राजा की तरह राजा बन करके तकिया लगा करके सर में एकदम बिंदास पैर पे पैर रख करके ऐसे लेकर पढ़ो, शरीर को कोई कष्ट भी ना हो, तकलीफ ना हो, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि दिमाग हरामखोर है। दिमाग अगर आराम करने लगेगा पूरा शरीर आराम मांगेगा। हमने देखा ऐसे बैठे हैं, सोचते हैं यार थोड़ा ऐसे टेक लगा ले, क्या मजा आएगा पढ़ने में, ऐसे बैठते हैं। उसके बाद मजा नहीं आ रहा, तकिया लगा लो, ऐसे देखो। उसके बाद किताब छूटती है, कॉपी छूटती है, मुंह पे धड़ से आती है, नींद खुलती है, अरे यार छोड़ो कल पढ़ेंगे, और इसी में पूरा समय आपका चला गया है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई सुख चाहोगे विद्या नहीं मिलेगी, विद्या चाहोगे सुख नहीं मिलेगा। ठीक, जब तक आप मेहनत कर रहे हो सुख के बारे में सोचोगे ना। तो वही चीज कह रहा है, आगे कह रहा है कि सुखार्थी बातें जेत विद्या, कि सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्यार्थी बातें जेत सुखम, और विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए। समझ में आ गया ना क्या चीज बोला है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले को सुख कहां, और सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों अथवा 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 करके आपके ये भी 2 श्लोक दिए जाएंगे। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा आपका 7 नंबर का बच्चों। उसके बाद जो 9वां क्वेश्चन होगा, 9वां क्वेश्चन आपका क्या होगा, तो 9वां क्वेश्चन होगा मुहावरा। और ये मुहावरा वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी बच्चों 2 नंबर का पूछा जाएगा और बोलेगा कि किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। किसी एक का, अभी किसी एक का तो आप कर ही सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से रसगुल्लों। तो जैसे है पहला कि भाई आपको दिया गया है कि हाथ पीले करना, तो हाथ पीले करना इसका भी सबसे पहले हम लिखेंगे अर्थ। तो हाथ पीले करना का अर्थ क्या होगा बच्चों, हाथ पीले करना का अर्थ, इसका अर्थ होगा विवाह करना। ठीक है, क्या होगा बच्चों कि विवाह करना, विवाह करना। ठीक, तो अब देखिएगा यहां पे लिखेंगे वाक्य प्रयोग। अब वाक्य प्रयोग में बच्चों कोई भी आप बना सकते हैं भाई। वाक्य प्रयोग में कहां गया भाई, हाँ देखिए वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि जैसे लिखेंगे कि रमेश ने अपनी बेटी के हाथ कम उम्र में ही पीले कर दिए, कम उम्र में ही पीले कर दिए। ठीक, पीले कर दिए। तो इस तरीके से कोई भी एक वाक्य प्रयोग करना होगा। ठीक है, ये भी फिक्स वाले टॉपिक होते हैं, 2 नंबर का ये पूछा जाएगा। जैसे यहां पर भी दूसरा आ गया है, जैसे दूसरा देख लेते हैं, इसका अर्थ लिखना है आपको। कह रहा है कि सावन हरे न भादो सूखे। सावन हरे न भादो सूखे का मतलब होता है बच्चों सदैव एक जैसे रहना। क्या होता है, सदैव एक जैसे रहना, सदैव एक जैसे या एक समान, एक जैसे रहना। ठीक, सदैव एक जैसे रहना। अब यहां पर वाक्य प्रयोग में अगर हम बात करें तो आप वाक्य प्रयोग कुछ भी बना सकते हो बच्चों, कि जो लिखेंगे कि मतलब चाहे देखिए, चाहे सुख आए या दुख। ठीक, महापुरुष विचलित नहीं होते हैं। ठीक, अर्थात इनके लिए सावन हरे न भादो सूखे, ऐसे लिखेंगे। आगे लिखेंगे चाहे सुख आए या दुख आए, महापुरुष विचलित नहीं होते हैं, अर्थात इनके लिए सावन हरे न भादो सूखे। यानी ये सदैव एक जैसी स्थिति में, यानी हमेशा एक जैसे रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं। अब इसका अर्थ लिखेंगे बच्चों, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि सोले भड़काना का मतलब शांति भंग कर देना। क्या करना बच्चों, शांति भंग करना। अब यहां पर इसका वाक्य प्रयोग कैसे लिखेंगे, तो इसका हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। देखिए सोले भड़काना, शांति भंग करना, जैसे लिखेंगे कि मुंबई का, कानपुर लिख देते हैं भाई, कानपुर का दंगा मशहूर होते हैं। कानपुर के दंगे ने सारे शहर में सोले भड़का दिए। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्या है बच्चों, एक और दिया है कि उंगली पर नचाना, मतलब इसका क्या अर्थ होगा, उंगली पर नचाना मतलब इसका हो जाएगा भाई कि वश में करना। अब यहां पर इसका वाक्य प्रयोग कोई भी लिख सकते हैं। वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे बच्चों, जैसे हम लिखेंगे भाई कि जिलाधिकारी अपने से नीचे के कर्मचारियों को उंगली पर नचाते हैं। ठीक, लिखेंगे भाई जिलाधिकारी कर्मचारियों को, यानी अपने से जो नीचे कर्मचारी होते हैं उनके कर्मचारियों को उंगली पर नचाते हैं। ठीक, उंगली पर नचाते हैं। तो इस तरीके से आपको करना होगा। हालांकि आपको तो एक करना है ना, हम सब करके बता दिए हैं, बट आपको बच्चों एक ही करना होगा वहां पर। ठीक, आपको सब करने की जरूरत नहीं है, कोई एक कर देंगे और पूरे बच्चों आपके 2 नंबर आपके झोली में हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट करना होगा कर लीजिए, वैसे सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों। अगला जो 10वां टॉपिक होगा, जो 10वां होगा बच्चों, तो 10वां आपका ये होगा अपठित गद्यांश या फिर कोई पद्यांश, कविता के तरीके भी पूछा जा सकता है। और ये टॉपिक होगा पूरे के पूरे 5 नंबर में और बहुत ज्यादा आसान होता है। हमने बहुत सारे अपठित गद्यांश अलग से करवा चुके हैं। इसमें होता क्या है, तो इसमें आपका एक अपठित मतलब कोई भी कुछ भी देगा और उससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और इन तीनों क्वेश्चन के जो आंसर होंगे, यानी इनके जो उत्तर होंगे, आपको इसी गद्यांश में से ढूंढकर लिखना होगा। तो ये मजेदार होते हैं, इसमें मजा आता है बच्चों को हल करने में। जैसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि दिया गया कि अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। पहली बार में प्रत्येक कार्य कुछ कठिन लगता है। यदि व्यक्ति उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाता है तो उसे कभी भी नहीं कर सकता। ये बात सही है भाई, शुरू में हर काम कठिन लगता है, जब काम आप करने लगते हो तो कठिन लगेगा। अगर वहीं छोड़ दिया तो आपकी नैया डूब गई, लेकिन आपने नहीं छोड़ा, लगे रहे तो वो काम धीरे धीरे हलवा लगेगा। तो ये चीज कह रहा है। जैसे आगे है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभ्यासक्रम नहीं छोड़ा, और एक दिन राष्ट्रपति
पद प्राप्त कर लिया। यदि हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है, तो बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप भी धारण कर लेती है। अतः अभ्यास अवश्य करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम, अगर आपको याद हो बच्चों, तो ये क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं। जिन जिन स्टूडेंट को भाई याद होगा, हमने करवा दिया है इस क्वेश्चन को। ठीक, देखिए यहाँ पर तो भाई कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि यही आए, है ना बच्चों। आप पठित गद्यांश में मतलब कि ये कोई नहीं जानता कहां से है, लेकिन हाँ इतना ही कठिन नहीं होता, आसान होता है। ये आपको 5 नंबर 100% मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है कि कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है, तो हर जगह तो बात कर रहा है किसके बारे में, अभ्यास के बारे में। तो भाई यही तो कह रहा है ना कि अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। प्रत्येक काम मतलब काम पहले शुरू में क्या है, कठिन लगता है, फिर धीरे धीरे कार्य करने लगोगे तो आप क्या उस पर सफलता पाते हो। तो कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है, तो निरंतर अभ्यास के द्वारा। तो अभ्यास के द्वारा या निरंतर प्रयास के द्वारा, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, सफलता साथ कैसे छोड़ देती है। सफलता कह रहा है कि साथ कैसे छोड़ देती है, तो देखिए बोला है कि यदि हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता साथ छोड़ देगी। ठीक है, कह रहा है कि यदि हम साथ, मतलब यहां पर कहा गया भाई ये तो कह रहा है कि सफलता साथ कैसे छोड़ देती है, तो यहां पर लिखेंगे कि यदि हम अभ्यास मतलब करना छोड़ दें, लिखेंगे ना कि यदि हम अभ्यास करना छोड़ दें, अभ्यास करना छोड़ दें तो सफलता साथ छोड़ देती है, सफलता साथ छोड़ देती है। ठीक, छोड़ देती है, लिख लेना, छोड़ देती है। ठीक, आगे है कि निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है, तो भाई निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है, कहीं पर दिख रहा है बच्चों। हाँ, निरंतर अभ्यास करना एक ऐसी कुंजी है, ठीक है, जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। तो निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है, तो सफलता की कुंजी है। सफलता के द्वार खोल रही है तो सफलता की कुंजी है। ठीक, तो हम लिखेंगे ऐसे कि निरंतर अभ्यास करना सफलता की कुंजी है। इसमें लिखेंगे कि कठिन कार्य अभ्यास के द्वारा सरल हो जाता है। इसमें लिखेंगे कि भाई यदि हम अभ्यास करना छोड़ देंगे तो सफलता हमारा साथ छोड़ देती है। तो इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों क्वेश्चन के 5 नंबर, यानी 2 नंबर का ये होगा, फिर 2 नंबर का, फिर 1 नंबर का। इस तरीके से 5 नंबर का ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं बच्चों हम आगे क्या टॉपिक होगा। चलिए देखते हैं 11वां टॉपिक। 11वां टॉपिक जो होगा बच्चों, 11वां टॉपिक, इसमें अब देखिएगा यहाँ से अब व्याकरण की शुरुआत हो जाती है और प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों आपको इसमें मतलब 1-1 नंबर का ऐसे होगा। जैसे ये वाला है 1 नंबर का, ये वाला भी 1 नंबर का। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का, 11 का है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। जैसे है अन्न और अन्य, तो इसका भी शब्द युग्म कौन सा सही होगा, अनाज और भोजन, भोजन और अनेक, अनाज और दूसरा, और बेकार और दूसरा। तो देखिए अन्न का मतलब होता है अनाज, अन्य का मतलब होता है दूसरा, तो अनाज और दूसरा कहीं पर दिख रहा है बच्चों। हाँ, अनाज और दूसरा, तो अनाज और दूसरा ये विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है भवन और भुवन। देखिए इसको करवा चुके हैं, इसको इसके पहले भी करवाए हैं बच्चों। भवन और भुवन, तो क्या होगा इसका, घर और धरती, घर और संसार, घर और आकाश, पाताल और घर। तो भवन का मतलब होता है घर, भुवन का मतलब क्या होता है, ये संसार। तो घर और संसार कहां पर है, घर और धरती है, घर और संसार ये रहा। ठीक, तो घर और संसार, यानी ये विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से शब्द युग्म वाला पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट में जरूर आएंगे, ये पूरे के पूरे मिलते रहते हैं। अब भाई किसके किस्मत में है, ये तो ऊपर वाला हिस्सा है, बट डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब देखते हैं बच्चों इस वाले को, ये तो बड़ा ही लाजवाब होता है। ठीक, ये भी बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और इसमें भी किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना होगा, किसी एक को ही करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। आपके वहां पर इसी तरह से 3 या 4 दिए रहेंगे और वहां पर भी आपको केवल एक के 2 अर्थ लिखना होगा। जैसे यहां पर दिया गया है बच्चों, जैसे दिया गया है कि भाई चपला है, पयोधर है, मधु है और गुरु है। चपला का मतलब क्या होता है, चपला का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे बिजली। ठीक, बिजली लिखे हम, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं लक्ष्मी। भाई बिजली का ये पर्यायवाची क्या, ये सबसे ज्यादा अब तक का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये चीज। ठीक, जैसे बिजली हो गया, लक्ष्मी हो गया, दामिनी इसी को कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक चंचला भी कहते हैं, चंचला। ठीक, ये चंचल स्त्री। तो बट आपको 2 करना है, जैसे बिजली लिखती है, लक्ष्मी बस बहुत है, या फिर लक्ष्मी और दामिनी, तो चाहे जो लिखिए 2 लिखना है। हम तो 3-4 लिखवा दे रहे हैं, जितने भी हमको याद है हम लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको ना दिक्कत हो बच्चों। ठीक, पयोधर, पयोधर का क्या होगा रसगुल्लों, तो पयोधर का मतलब होता है भाई, देखिए पयोधर का मतलब होता है बादल, पयोधर की बादल भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसको पयोध भी कहा जाता है, इसी को जलधर भी कहा जाता है, इसी को घन भी कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब इसके भी बहुत ज्यादा मतलब हो जाते हैं, बादल, पयोध, जलधर, घन, ये सब के सब पयोधर के मतलब पर्यायवाची होते हैं या अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है मधु। अब देखिए मधु को क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है भाई, एक तो रसा कहते हैं, रस या रसा भी कहा जाता है, मधु को मतलब शहद भी कहते हैं। ठीक, अब याद रखिएगा शराब को भी मधु कहा जाता है। भाई जिनको अच्छी लगती है उनके लिए तो शराब भी क्या है, मधु है, रस है ना, इसी को शराब को भी मधु कहते हैं। और उसके अलावा मकरंद भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इतने मतलब होते हैं, और भी ज्यादा है बट जितने याद है उतने लिखा दे रहे हैं, बार बार ये चीज बोल रहे हैं। ठीक, तो ये होता है मधु का। अब उसके बाद अगला जो है बच्चों, अगला देखिएगा, अगला है गुरु का। तो गुरु को क्या कहते हैं, तो गुरु को भाई अध्यापक कहा जाता है, अध्यापक। ठीक, गुरु को अध्यापक कहते हैं। अध्यापक के अलावा इन्हीं को, ध्यान देना, ईश्वर भी इन्हीं का है। ठीक, उसके अलावा इसको अध्यापक के अलावा इन्हीं को मतलब जैसे स्वामी भी कहा जाता है। अब एक स्वामी दूसरा भी होता है, एक स्वामी तो वो पति का भी होता है, बट ये भी चीज होता है, ध्यान देना, अध्यापक है, ईश्वर या ईश भी है, स्वामी भी है। ठीक है, तो ये गुरु का होता है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि सारे के सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक हो गया बच्चों। एक और अगर ये सब दिमाग में ना रहे, याद रखना, आचार्य भी कहा जाता है, उपाध्याय भी कहा जाता है। ठीक,
तो कई होते हैं भाई, हमने तो उनके 5 लिख दिए। आप आसान आसान वाला याद रखना, अध्यापक याद रख लेना, ईश्वर, आचार्य या फिर उपाध्याय या स्वामी, व्हाटएवर। हमने बोला ना बहुत ज्यादा है, चाहे आप जो भी याद कर सकते हैं, ठीक। इतने तो आपको क्वेश्चन बैंक में भी नहीं मिलेंगे, 2 2 3 दिया रहता है, कभी कभार हो जाता है जिसमें 4 या 5 रहेगा, ठीक, बट हम लिख दे रहे हैं, आपको दिक्कत ना हो इसलिए, ठीक बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन होगा बच्चों 11वें का जो गा होगा, इसमें भी अगर हम देखेंगे तो भाई ये भी आपका प्रत्येक एक नंबर का, ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर, ठीक, ये भी एक नंबर, तो ऐसे करके नहीं, ये 2 नंबर वाला रहेगा, ये त्रुटि वाला है, ठीक, शुद्ध करना है, और बाकी ये एक एक नंबर का रहेगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है, कह रहा है कि भाई निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, ठीक। अब यहां पर दिया है पीने की इच्छा रखने वाला, इसको करवा चुके हैं और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। ये सब फिक्स होते हैं बच्चों, आपके 10-20 ऐसे हैं जो घुमा फिरा के वही आते हैं हर साल। पीने की इच्छा रखने वाला ऑप्शन है प्यासा, पिपासा, पिपासु या तृषित, तो भाई इसको बोलते हैं पिपासु। पिपासु, प्यासा मतलब पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको क्या कहते हैं? आस्तिक, नास्तिक, कृतज्ञ या फिर आकृतक, ठीक। तो भाई ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होगा, अब जो नहीं रखता है उसको नास्तिक कहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये दिया गया है, अब इसमें आपको क्या करना है? शुद्ध करना है। इसमें बच्चों आपको करना है शुद्ध, ठीक। किसी कह रहा है कि किन्हीं 2 वाक्यों को, किन्हीं 2 को करना है और 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, ठीक। जैसे भाई दिया है पुत्री पराया धन होता है, तो ये तो गलत है ना, तो इसका सही क्या होगा? तो इसका सही होगा कि भाई पुत्री पराया धन होती है, तो पुत्री पराया धन होती है, पुत्री होती है, पुत्री के लिए यूज करना है, ना कि धन होता है। यहां पर ये होता है, होती है, किसके अनुसार लगेगा? इसके अनुसार ना, तो इसमें वही तो होता है विभक्ति, वचन कारक, लिंग कारक, इन सब के आधार पर त्रुटियां होती हैं। अब उसके बाद जैसे कह रहा है कि आज मेरा चाचा आया है, तो भाई आज मेरा चाचा आया है, तो ये तो बिल्कुल साफ साफ एकदम गलती लग रही है। इसको सही से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? तो लिखेंगे आज मेरे चाचा आए हैं, ठीक, आज मेरे चाचा आए हैं, ठीक, आए हैं, तो आज मेरे चाचा आए हैं। अगला है कि एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है,